everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 6. Subject SS. We are dealing with chapter number 2 in history and the chapter's name is Earliest Societies. In the previous session, we have learnt regarding early humans. They were hunter-gatherers. They lived a nomadic life. They also used the stone tools. So in today's session, we will take the chapter forward by knowing the making of stone tools. How did we make these stone tools? And we will also discuss regarding the Stone Age. You already know why this time period is called Stone Age. Since they used everything made of stone, this time period is known as the Stone Age. Stone Age can be studied in 3 different groups, that is Paleolithic Age, Mesolithic Age and Neolithic Age. Now one by one we'll learn about this thing, but first let us start making of the stone tools. Making of the stone tools involve planning and technique like any other craft. किसी भी क्राफ्ट को आप करते हो तो पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि क्या चीजें चाहिए आपको, किस तरह से आप करोगे, पहले क्या करना है. सो टेक्निक्स भी होनी चाहिए. सो प्लानिंग और टेक्निक, यहाँ स्टोन के टूल्स बनाने में भी प्लानिंग एंड टेक्निक्स की यूज किया करते थे. एट फर्स्ट द अर्ली ह्यूमंस इमेजिन द पिक्चर ऑफ द टूल. पहले उसने बैठ के इमेजिन किया कि टूल किस लिए मुझे बनाना है, इससे क्या मुझे फायदा होगा, ये क्या काम करेगा. टूल कटिंग का काम है, इसमें किसी चीज में होल करने का काम है. तो इस तरह से पहले इमेजिन किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल कटिंग द एज, पॉइंटेड एंड एक्सेट्रा. एज मतलब कि किनारी है वो एकदम शार्प बनानी है, ऊपर का जो पॉइंट वो एकदम पॉइंटेड एकदम होना चाहिए, करेक्ट, ताकि किसी भी चीज को अगर हम किसी पॉइंटेड चीज हमें यहाँ चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है, राइट. तो उसने भी टूल्स का इमेजिन किया कि एजेस शार्प होनी चाहिए, जैसे कि आप नाइफ में देखिए एजेस शार्प होती है, फिर एकदम पॉइंटेड सुई की तरह पॉइंटेड टिप होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें उसने इमेजिन की. सो ही इमेजिन द थिंग्स एंड इन देयर माइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज के लिए उसे ये टूल बनाना है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने सारी प्लानिंग की. लेटर द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग टूल आउट ऑफ अ पीस ऑफ स्टोन इन्वॉल्व. फिर उसने धीरे से ये स्टोन में से टूल बनाने की टेक्निक जो है उसे डेवलप की. मेनी ऑफ द स्टोन टूल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रॉडली सिमिलर इन शेप. जो अलग अलग पूरी दुनिया में से स्टोन टूल्स मिले हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, बट इन जनरल अगर आप देखो तो दे आर सिमिलर इन शेप. शेप्स थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, करेक्ट. द वर्ल्ड इज सो बिग, सो वास्ट, सो पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, all the early human beings, they made different tools using this stone. But one way or the other, their shapes were somewhat similar. The early humans used the following technique to make the stone tools. क्या टेक्निक यूज करते थे? Stone tools, that is stone on stone. पत्थर के ऊपर पत्थर रख के किया करते थे. Here, in this technique, a heavier stone was used to hammer to strike off the flakes from the pebble to get the desired shape of the tools. जो heavy stone होता है, उस heavy stone को light weight के pebbles जो होते हैं, छोटे छोटे round stones जो rivers के पास मिलते हैं, उन pebbles के ऊपर मारा करते थे ताकि उन pebbles को फिर shape देके sharp edges में cut किया जाए. जो उनको required shape है उस required shape में cut किया जाता था. Then प्रेशर फ्लेकिंग. प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब क्या है? द टेक्निक ऑफ प्रेशर फ्लेकिंग इन्वॉल्व अप्लाइंग प्रेशर ऑन द पेबल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड बोन और ऑन द स्टोन नियर द एज ऑफ द पेबल. यहाँ पर क्या करते थे
किसी पॉइंटेड बोन या किसी हेवियर स्टोन को एक पेबल के ऊपर रख के उसे प्रेस करके प्रेशर किया जाता था ताकि वो टूट जाए। पहले में क्या था, हैमर करना, मारना, दूसरे में प्रेशर से तोड़ना, करेक्ट? यस, सो दिस वाज अनदर टेक्निक। दिस टक ऑफ स्मॉल फ्लेक्स फ्रॉम द पेबल, ऐसे प्रेशर करने से क्या होता है, उन पेबल्स में से छोटे छोटे फ्लेक्स निकलते रहते हैं, करेक्ट? आप भी ऐसा करते हो ना कभी कभी? यस, अगर बहुत बड़ी चॉकलेट है और एकदम फ्रीज में रखी हुई है तो उसे निकालने के लिए आप दांत से छोटे छोटे उसके फ्लेक्स कट करते रहते हो, किट किट करके। सो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स। नाउ दिस टक ऑफ द स्मॉल फ्लेक्स फ्रॉम द पेपर, these flakes were then shaped into desired tools। फिर इन फ्लेक्स को डिजायर्ड शेप में उस टूल को बनाया जाता है। So these were the two types of making the stone tools. First one was stone on stone, that is hammer करके मार के उसे शेप देना। दूसरा है प्रेशर करके एक स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन का प्रेशर करके उसमें से फ्लेक्स निकाल के, राइट, फिर उसे शेप देना। Now let's look into the Stone Age. Stone Age refers to the period in human history characterized by the production of stone tools. Stone tools बनाया करते थे, इसीलिए इस पीरियड को Stone Age कहा जाता है। These tools remain the main archaeological source to understand the way of living of early humans. अब इन stones की वजह से ही आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ के बारे में मेन इंफॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए इन स्टोन्स को आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से देखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टोन टूल्स, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड स्टोन एज इनटू 3 डिफरेंट पीरियड। इस स्टोन टूल को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ही हिस्टोरियंस ने इस पूरे स्टोन एज को 3 डिविजन्स में उन्होंने डिफरेंशिएट किया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। नाउ व्हाट इज पैलियोलिथिक एज? दैट इज 5 lakh to 10,000 BCE। BCE इज बिफोर कॉमन एरा। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले 5 लाख से लेके 10,000 तक का जो पीरियड है, दैट इज the Paleolithic age. Just imagine how old is our history. The term Paleolithic is derived from a Greek word paleo, which means old, and lithos, which means stone. Greek word paleo मतलब के old और lithic मतलब lithos मतलब के stones। तो इन दोनों को मिला के Paleolithic age ऐसे नाम बना है। Stone tools and cave paintings belonging to this period have been discovered in many parts of India. इस टाइम पीरियड के बहुत सारे केव पेंटिंग्स या स्टोन टूल्स इंडिया में भी पाए गए हैं। These Paleolithic sites can be classified into 3 types. अब इन Paleolithic sites मतलब ऐसी जगह जहां से ये Paleolithic एज के कुछ रिमेन्स हमें मिलते हैं ना, उनको Paleolithic sites कहा जाता है, जहां से उस पीरियड के कुछ रिमेन्स हमें मिले। तो इसको अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज हाइबरनेशन साइट, सेकेंड वन इज फैक्ट्री साइट एंड थर्ड वन इज हाइबरनेशन कम फैक्ट्री साइट। एक हाइबरनेशन एक फैक्ट्री और दूसरा हाइबरनेशन एंड फैक्ट्री दोनों कंबाइंड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट। हाइबरनेशन साइट, दीज वर द साइट्स वेयर अर्ली ह्यूमंस लिव्ड। हाइबरनेट मतलब रहना, तो ये ऐसी साइट्स होती थी जहां अर्ली ह्यूमन बीइंग्स रहते थे। मोस्ट ऑफ दीज साइट्स इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। कहाँ रहते थे? केव्स में या बड़े बड़े रॉक्स के नीचे। सो केव्स एंड रॉक शेल्टर्स है इसमें। दीज शेल्टर्स एक्टेड एज नेचुरल शेल्टर्स फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। तो ये जो साइट्स थी हाइबरनेटिंग साइट्स, ये इनको रेन, विंड एंड हीट, इन तीनों चीजों से बचा कर रखती थी। इन इंडिया मेनी ऑफ दीज केव्स एंड रॉक्स शेल्टर आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेटू।
विंध्यास माउंटेन्स है ना, यस, विंध्यास एंड सातपुरा। तो विंध्यास में और डेक्कन प्लेट्यू में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो पैलियोलिथिक एज से कनेक्टेड, रिलेटेड। नेक्स्ट इज फैक्ट्री साइट। ये मैंने आपको वोकैबुलरी में भी समझाया था। फैक्ट्री साइट्स, these places were used for making stone tools by early human। ये ऐसी जगह है, ये ऐसी साइट है जहां पर अर्ली ह्यूमन बीइंग स्टोन के टूल्स बनाते थे। These places usually contain blocks of stones, discarded tools and chips of waste stones। अब यहाँ फैक्ट्री साइट में क्या मिलता है? किसी भी हिस्टोरियन को किसी भी फैक्ट्री साइट में क्या मिलेगा? पहले तो यहाँ पर मिलेगा ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। इन बड़े पत्थरों के साथ डिस्कार्डेड टूल्स, कुछ पुराने जो यूजलेस हो गए ऐसे टूल्स भी मिलते थे। एंड द वेस्ट ऑफ द स्टोन, चिप एंड द वेस्ट ऑफ द स्टोन। उन स्टोन के टूल्स को बनाते वक्त जो वेस्ट कटिंग्स निकलते हैं, आप भी जब आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो तब पेपर कट करते हो तो उसमें से वेस्ट निकलते हैं ना, तो ऐसे स्टोन टूल्स बनाते वक्त भी उसके कटिंग्स या चिप्स निकलते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ फैक्ट्री साइट में मिलती है। तो उनसे पता चलता है कि यहाँ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो है वो स्टोन के टूल्स बनाते थे। तो दिस वाज देयर फैक्ट्री, सो इट इज कॉल्ड फैक्ट्री साइट, करेक्ट। हैबिटेशन साइट मतलब जहां वो रहते थे, फैक्ट्री साइट मतलब जहां पर वो स्टोन के टूल्स बनाते थे। Third one is habitation cum factory site. So these places were used by early humans for both purposes, that is to make stone tool as well as live there for a long period of time. तो ये ऐसी जगह है कि जहां पर वो रहते भी थे और स्टोन के टूल्स भी बनाते थे। Now they have shared an information here. Sites refer to the place where the remains of tools, buildings, utensils and other artifacts are found। Sites ऐसी जगह को कहते हैं जहां से इन सारी चीजें को आप पा सकते हो, जहां पर आप रह सकते हो, टूल्स बना सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, यूटेंसिल्स बना सकते हो, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, these materials were used by the people in the past। ये ऐसी चीजें होती है जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज किया करते थे। The archaeologists either find these on the surface of the earth or buried under the earth। तो ऐसी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को या तो अर्थ के सरफेस पर इजीली अवेलेबल हो जाती है या कभी कभी जमीन के नीचे से भी उनको निकालकर आपके सामने हिस्टोरियंस के सामने स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टूल्स। The Paleolithic people made crude and unpolished stone tool। Crude यानी उबड़ खाबड़ या unpolished, शाइनिंग वाला नहीं होता, ऐसे टूल्स को बनाया करते थे। Based on these tools, the Paleolithic period is divided on 3 phases। अब यहाँ इस बेसिस पर उनके टूल्स बनाने की जो रीत थी उसके बेसिस पर Paleolithic एज को 3 अलग अलग डिविजन्स में स्टडी कर सकते हैं। One is lower Paleolithic, then is middle Paleolithic and other one is upper Paleolithic। Lower Paleolithic, that is the tools used during this period were mainly hand axe, clevers and chopping tools। Hand axe, हाथ से तोड़ने के लिए axe होता है ना, वो hand axe है। clevers है जो मैंने आपके साथ फोटो शेयर की थी, बड़े बड़े नाइफ वाले, राइट। एंड chopping tools, chopping के लिए यूज करते हैं, उस टाइप के टूल्स यूज किया करते थे। मिडिल पैलियोलिथिक पीपल लार्जली यूज फ्लेक्स। ये जो है वो फ्लेक्स को यूज किया करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों को। एंड अपर पैलियोलिथिक द टूल्स ऑफ दिस पीरियड मेनली इंक्लूड बुरिंग्स एंड स्क्रैपर्स। तो अलग अलग टूल्स के हिसाब से अलग अलग पीरियड में आप पैलियोलिथिक एज को स्टडी कर सकते हो। इन इंडिया chipped stone tools made from the hard rock called quartzite have been found in large number of different parts। हार्ड स्टोन क्वार्ट्जाइट कहते हैं, इससे बने टूल्स इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पर आप पा सकते हो, देख सकते हो। नाउ पैलियोलिथिक वे ऑफ लाइफ। तो ये पैलियोलिथिक एज जो थी तो उसमें लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ कैसे हुआ करती थी। द पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज।
इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पीपल इन पैलियोलिथिक पीरियड लिव्ड इन केव्स एंड नेचुरल रॉक शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो हीट, रेन, वाइल्ड एनिमल्स इनसे बचने के लिए केव्स में रहते थे या बड़े बड़े रॉक्स के नीचे उनके शेल्टर में रहा करते थे। इट इज नॉट नोन हाउ इट हैपेंड। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द फायर वाज आल्सो डिस्कवर्ड। इस टाइम में फायर भी डिस्कवर हुआ था। एज आई टोल्ड यू, ये कैसे भी हो सकता है, लाइटनिंग की वजह से आग लगी, या दो स्टोन को रब करने की वजह से आग लगी थी, या बहुत गर्मी, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से सूखी घास में आग लगती है। तो कैसे हुआ ये नहीं पता, बट दे डिस्कवर्ड फायर। बट फायर का उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। इट इज नॉट नोन हाउ इट हैपेंड। कैसे हम फायर को डिस्कवर किया ये पता नहीं है। पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्न टू यूज फायर फॉर लाइटिंग अप केव्स एंड प्लेसेस टू कुक एंड स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स। कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए एंड एनिमल्स से बचने के लिए फायर का यूज किया करते थे। In India, archaeologists have found evidence to use of fire from the remains of the ash at the Paleolithic site of Kurnool. Kurnool नाम की एक प्लेस है, यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं कि वो आग को किस किस तरह से यूज किया करते थे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट, the paintings and engraving found at the rock shelters used by Paleolithic people also gave us considerable knowledge about their life and economic activities. तो उन्होंने जो केव पेंटिंग्स की थी, उन पेंटिंग से हमें उनके जो लाइफ है, सोशल लाइफ, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, पूरे दिन में कौन कौन से काम किया करते थे, एंड ऑल्सो देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो पैसे कमाने के लिए या जिंदा रहने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज किया करते थे, इसके बारे में थोड़े थोड़े क्लूज भी मिलते हैं। Paleolithic sites in India are like Bhimbetka, Adamghat, Pratapgarh and Mirzapur. ये सारे Paleolithic sites है इंडिया के। They provide evidence of cave painting. इन सारी जगहों पर cave paintings आपको मिलेंगे। These paintings depict hunting, food gathering, fishing and other human activities. इन paintings में अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे वो कैसे फूड गैदर करते थे, फिशिंग कैसे किया करते थे, या हंटिंग कैसे किया करते थे, इन सीन्स को उन्होंने ड्रॉ किया है अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने, जिससे हमें बहुत सारे क्लू मिलते हैं उनकी लाइफ के बारे में। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट मेसोलिथिक लाइफ। द मेसोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द मिडल स्टोन एज। इसको मिडल स्टोन एज कहा जाता है। इट रेफर्स टू द पीरियड beginning about 12,000 years ago and extending till about 10,000 years ago. 12,000 to 10,000 years के पहले की ये बात है। Changes during Mesolithic period. अब Paleolithic से Mesolithic में क्या क्या changes हुए? The end of the Paleolithic period was characterized by the rise in the temperature, also known as climatic change. धीरे धीरे सबसे पहले तो climatic change हुआ, यहां से चेंज हुआ ह्यूमन बीइंग का लाइफ। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ बिकेम रिलेटिवली वार्मर एंड ड्राई। धीरे धीरे अर्थ थोड़ा वार्म होने लगा, टेम्परेचर में रेज होने लगा, ड्राई होने लगा। दिस इन टर्न अफेक्टेड द लाइफ एंड ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फोना। और इस चेंजेस की वजह से फ्लोरा एंड फोना मतलब उस पर्टिकुलर जगह के फ्लावर्स है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उसकी ग्रोइंग में भी चेंजेस आने लगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्लेस में पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही कुछ फ्रूट्स या ट्रीज या ग्रो होते हैं, करेक्ट? सो दिस वाज द मेजर चेंज। देन द पीरियड विटनेस्ड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड which in turn increased the number of grass eating animals. धीरे धीरे इस पीरियड में ग्रासलैंड्स बढ़ने लगे। ग्रासलैंड मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे ग्रासेस या प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो करते हैं। ट्रीज ज्यादा नहीं होते ग्रासलैंड में, ग्रास ज्यादा होते हैं। तो जैसे ग्रास ज्यादा ग्रो होने लगे तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को
बहुत सारे खाने की चीजें मिलने लगी और इसीलिए इन एनिमल्स की क्वांटिटी में भी देयर वाज अ ड्रास्टिक इंक्रीज. The rise of the grass-eating animals made the life easy for the early humans. They began to understand more about the animals, like their food habit and their breeding season. अब grass-eating animals बढ़ने लगे तो इससे इंसान को भी फायदा होने लगा, क्योंकि इंसान अब समझने लगा कि कौन कौन से एनिमल्स ग्रास पर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, एंड देन वो किस सीजन में सबसे ज्यादा ग्रास खाते हैं, कौन सी घास खाते हैं, ये सारी चीजों को वो समझने लगे. दिस मे हैव बीन लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. और धीरे धीरे अब ह्यूमन बीइंग समझने लगे कि ये एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स एंड ग्रास खाते हैं, सो वी हैव नो डेंजर फ्रॉम देम, वी हैव नो हार्म फ्रॉम देम, दे आर हार्मलेस. इसलिए इन एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करने लगे, पालने लगे, उन्हें ट्रेन करने लगे. Clear? Then, next reason, the vast grassland also contained grain breeding grasses such as wheat and barley. अब इन grasslands में ऐसा भी होता था कि कुछ grasses इंसान समझने लगा, early human beings they understood that these grasses grow wheat, barley, rice, ऐसे अलग अलग ये भी ग्रास ही होते हैं ना, बट इन ग्रास के ग्रेन्स जो होते हैं वो हम खाते हैं. तो नाउ ही अंडरस्टूड दैट व्हीट, बार्ली, राइस, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर ग्रोन इन दिस ग्रास इज बेनिफिशियल टू अस. ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है. सो पीपल स्टार्टेड कलेक्टिंग दीज ग्रेन्स एंड यूज देम एज फूड. तो अब हम इन ग्रासेस में से ग्रेन्स को कलेक्ट करके इनका यूज करने लगे. In the process, they may have learned the life cycle of the crop. तो अब ये समझने लगे कि ये क्रॉप की लाइफ साइकिल क्या है, इसको खा भी सकते हैं और इन ग्रेन्स को अगर आपने फिर से उगाने के लिए डाल दिया, इफ यू सो देम अगेन इन द सॉइल, इट विल अगेन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट और न्यू ग्रास. फिर से उसमें से नए ग्रास भी ग्रो होंगे. तो ये प्रोसेस भी उसकी समझ में आ गया. दिस माइट हैव prompted them to think about growing plants on their own. और इससे उनको समझ में आ गया कि अब हम अपने आप भी इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. जहां ग्रो होता है वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी अपने सराउंडिंग में इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. सो दिस वाज द चेंज ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड. नाउ द टूल्स इन दिस मेसोलिथिक पीरियड. So stone tools, the technology of producing stone tool also underwent a change during Mesolithic. इसमें भी बहुत सारे stone tools में भी changes आने हैं Mesolithic period में. The use of small tools increased during this period. अब बड़े बड़े tools नहीं, छोटे छोटे tools को use करने लगे ये लोग, right? पहले क्या करते थे, जैसे for example पहले जो है, पहले के जमाने में इतनी बड़ी बड़ी गन हुआ करती थी, बंदूकें. स्लोली एंड ग्रेजुअली वो छोटी होती गई. काम तो वही करती है, शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है, बट साइज डिक्रीज हो गई. कंप्यूटर्स, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उसके सीपीयू अलग से, कीबोर्ड अलग से, फिर उसका मॉनिटर अलग से सब आता था. अब क्या है, एक छोटा सा लैपटॉप है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, राइट? तो द साइज डिक्रीज ऑफ द टूल्स एज वेल. इस पीरियड में टूल्स की साइज डिक्रीज हो गई. द मेसोलिथिक पीरियड स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोलिथ और स्मॉल स्टोन टूल्स. माइक्रोलिथ मतलब छोटे से स्टोन के टूल्स को यूज करने लगे. पिग्मी टूल्स मेड बाय द जिस्पर चॉक और ब्लड स्टोन. फिर पिग्मी टूल्स का भी यूज करने लगे. सो देन they started using wooden handles for tools and weapons. अब वो लोग सिर्फ पत्थर के बने नहीं, बट पत्थर के साथ उनके हैंडल्स वुड से बने हुए टूल्स को भी यूज करने लगे. The use of animal bones as tools along with stone marked the biggest change in the life of the people in the Mesolithic age. Now स्टोन्स के साथ साथ अब वो लोग एनिमल्स के बोन को भी टूल की तरह यूज करने लगे. एंड दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीपल. द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट of making clay pots
is also significant development of the Mesolithic age. और ये Mesolithic age ही है जिसमें इंसान ने क्ले यानी मिट्टी के बने पॉट्स को बनाना स्टार्ट किया. Initially he used this pot for storing. Slowly and gradually he used it for cooking as well. The next stage of development is stone tool technology from about 10,000 years ago is known as Neolithic age. 10,000 years के बाद का जो पीरियड है उसको Neolithic age कहा जाता है. We will read about this age in the next chapter. Next chapter में हम Neolithic age के बारे में कंटिन्यू करेंगे. इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में है एक केस स्टडी दी गई है रिगार्डिंग द डेक्कन प्लेटू और द डेक्कन रीजन. सो दैट केस स्टडी हैज टू बी डन बाय यू. ये आप करोगे. इस केस स्टडी में से भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में या आपके एग्जाम में पूछ सकती हूँ. सो यू हैव टू रीड इट. ओके. सो चलो, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Next session we will look into the exercise of this chapter. I am sending a PDF in which you have to read the instructions properly and do your work with good handwriting and no spelling mistake. Click on the like icon if you have liked this video. See you in the next session. Bye.